हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीकली अपडेट वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई से 9 जुलाई तक के न्यूज़पेपर्स एंड जो भी न्यूज़ प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट रही है, क्या की टर्म्स रहे न्यूज़ में या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में रही है, उनको डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ विच वी विल डिस्कस इज़ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो तमिलनाडु में नए फाइंडिंग्स मिले हैं वो डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ क्यों न्यूज़ में था और कैसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा या क्या रिक्वायरमेंट है या नहीं, वो डिस्कस करेंगे। डार्क पैटर्न्स क्या हैं और कैसे इकोनॉमी को, कंज्यूमर को इम्पैक्ट करते हैं, वी विल डिस्कस दैट। देन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 6 वाज इन न्यूज़ और डिसेबिलिटी को लेके क्यों वो कंट्रोवर्सी में है या क्यों न्यूज़ में है, वी विल डिस्कस दैट। देन माइनर रेप विक्टिम्स को सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस करी है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के क्या ऑर्डर्स हैं रिगार्डिंग पोल्यूशन एट हॉस्पिटल्स, दिस वाज अगेन इन न्यूज़। देन चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन बॉर्डर एरियाज को लेकर रिहेबिलिटेशन जो होम्स हैं सेटअप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, वी विल डिस्कस दैट। देन ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है वो न्यूज़ में है ड्यू टू कंट्रोवर्सी, वी विल डिस्कस व्हाट इज इट एंड व्हाट इज ओपन मार्केट सेल्स स्कीम। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में दो चीज़ें डिस्कवर की गई, वन वॉज स्मार्ट बैंडेज, वी विल डिस्कस दैट। देन जीनोम सीक्वेंसेस न्यू बॉर्न चिल्ड्रन में डिजीज़ डिटेक्शन के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा, वो न्यूज़पेपर्स में था, तो उसको भी जानेंगे। देन जब हम आयर की बात करते हैं तो इंडिया चाइना का क्या स्टैंड है, बेंगोंग लेक जो है उससे रिलेटेड, नाटो एंड नाटो प्लस जो है वो क्यों न्यूज़ में था और इंडिया को नाटो प्लस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। इंडिया यूएस का जो अभी प्राइम मिनिस्टर विजिट था उसमें भी नाटो की बात दोबारा हुई है, सो विल डिस्कस दैट। देन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज होने वाला है वो क्यों न्यूज़ में है, कौन से वॉरफेयर एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे इस एक्सरसाइज में, वी विल डिस्कस दैट। देन हेल्थ एसोसिएटेड एनीमिया एंड जो मेटर्नल हेल्थ है वो न्यूज़पेपर्स में था, सो हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया का क्या एसोसिएशन है, क्या लेटेस्ट स्टडीज़ हैं। देन देयर वाज अ डिजीज़ विच वाज इन न्यूज़पेपर, लिप्टोस्पिरोसिस, वो क्या है, मॉनसून से या हेवी रेन से क्या लेना देना है, कैसे इंक्रीज़ होता है और इंडिया में प्रेवलेंट है या नहीं, हम ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विद द वेरी फर्स्ट न्यूज़। एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उन्हें तमिलनाडु में कुछ नए फाइंडिंग्स मिले हैं। So a gold stud, a bone point and a Carnelian bead have been unearthed by archaeologists and ये पोर्नई कोटाई जो कि पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में है, यहाँ पे और भी ऑलरेडी चीज़ें मिली हैं, पहले न्यूज़ में वो रहा है। सो दीज आर द न्यू फाइंडिंग्स विच हैव बीन फाउंड। सो की हाईलाइट्स ये थे न्यूज़पेपर में कि बोला जाता है कि जो संगम एज है उस टाइम पे, संगम एज के टाइम पे फोर्ट था इस जगह पे, जो कि साइट अभी अंडर एक्सकवेशन है। जो डिटेल्स हैं, जो चीज़ें मिली हैं एक्सकवेशन में, जो स्टड मिला है, इट इज़ ऑफ द फ्लोरल डिज़ाइन, यू कैन चेक इट हियर इन द इमेज, एंड इट हैज़ 6 पेटल्स एंड इट वाज फाउंड एट द डेप्थ ऑफ 133 सेंटीमीटर इन वन ऑफ द 8 ट्रेंचेस डग एट द साइट। देन जो ऑर्नामेंट है वो अराउंड 0.26 ग्राम्स का है, प्रॉबेबली नोज रिंग की तरह या नो स्टड की तरह यूज़ किया जाता होगा। और कल्चर जो था संगम एज को, ये संगम एज के टाइम पे उसको जो है वो डिपिक्ट करता है। एंड जो बोन पॉइंट मिला है, यू कैन सी इट हियर, विच इज़ फाउंड एंड इट वाज ब्रोकन पीसेज ऑफ कार्लिनियन बीड है एंड इट वाज फाउंड एट द डेप्थ ऑफ 140 to 160 सेंटीमीटर्स। देन जो बोन पॉइंट है, इट वाज पॉइंटेड एंड्स ऑन बोथ द साइड, इट इज़ पॉइंटेड फ्रॉम बोथ द एंड्स, यू कैन सी इन द इमेज हियर। एंड कार्विंग्स के लिए या वीविंग के लिए पॉसिबली ये यूज़ किया जाता होगा उस टाइम पीरियड में। देन एक रेड राउंड शेप कार्नेलियन बीड मिला है एंड इट इज़ अ पॉइंटर टू डोमेस्टिक ट्रेड, यू कैन सी हियर इन द इमेज। नाउ कार्नेलियन बीड्स, they have been found at the Kudumanal and a few other places in Tamil Nadu also, and these stones were usually sourced from Gujarat. So ऐसा नहीं है सिर्फ इसी जगह मिले हैं, और भी तमिलनाडु में प्लेसेस हैं जहाँ मिले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ये जो डिस्ट्रिक्ट है पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ये कहाँ है। बेसिकली यू कैन सी इंडिया के मैप पे तमिलनाडु यहाँ है, तो पुडुकोटाई यहाँ है, तमिलनाडु का भी ईस्टर्न कोस्ट में, थोड़ा सदर्न साइड पे। ओके, जो ओल्ड फाइंडिंग्स है पहले इसी जो जगह है पुडुकोटाई में ऑलरेडी मिले हैं, वो क्या है, 3 कोर्स ब्रिक स्ट्रक्चर्स वर अनअर्दर्ड इन दिस एरिया एंड अराउंड 150 एंटीक्स, जिसमें पोर्टशर्ड्स हैं, हॉपस्कॉट्स हैं, स्पाउट्स हैं, ग्लास बैंगल्स हुए, बीड्स हुए, टेरिकोटा लैम्प्स हैं, कॉइन्स हैं, स्पिंडल वॉल हैं, देन रबिंग स्टोन, ये सब चीज़ें जो हैं ऑलरेडी मिली हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द लोकेशन,
It is 6.5 kilometers to the east of Pudukkottai town, and it is one of the new sites where the department has taken up the excavation in this year. And जो studies हैं which carried out at the site, they were using the LIDAR, that is the light detection and ranging technique, which is a remote sensing method, and it has indicated that the fort had existed at this area. और ये जो habitation है, it was spreading around 1.26 hectares, and this was supposed to be believed that ये exist करता था within the fort. ये जो एरिया है संगम एज का जो फोर्ट है जो हम बोल रहे हैं कि इस एरिया में पाया जाता है. नाउ द सेकेंड न्यूज इज रिगार्डिंग रुपी इंटरनेशनलाइजेशन. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्लान कर रहा है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, एंड जो इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप IDG है जो है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उनकी एक रिपोर्ट है. उन्होंने बोला है कि हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी तो प्लान कर रहे हैं, बट इससे जो है वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ सकती है. रुपी एक्सचेंज रेट और जो इनिशियल स्टेज हैं वॉलेटिलिटी इंक्रीज करेगा इन एरियाज में, एंड इट मे रिजल्ट इन इंक्रीज्ड एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी इन द इनिशियल स्टेजेस. And global rupee may accentuate external shocks as funds can freely flow in and out of the India, and internationalization can offer benefits also. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिस्क ही है, बेनिफिट्स ऑल्सो है, जैसे लिमिटेड एक्सचेंज रेट रिस्क रहेगा, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वर द की हाईलाइट्स ऑफ द न्यूज़. सो पहला जो हाईलाइट था वो ये था कि अगर हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी करते हैं तो ट्रिफिन डिलेमा जो है वो जो इफेक्ट है वो डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसीज़ में देखा जा सकता है. दूसरा ये था कि एक्सटर्नल शॉक्स जो हैं, क्योंकि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स जो है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली हो पाएगा, ओपन चैनल्स हो जाएंगे, सो उसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो इन एक्सटर्नल शॉक्स को सफ़र कर सकती है. ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये दो नेगेटिव्स ही नहीं है, पॉजिटिव्स आर ऑल्सो देयर. एक्सचेंज रेट रिस्क जो है वो लिमिटेड हो जाएगा, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगी क्योंकि बेटर एक्सेस होगा फाइनेंशियल मार्केट्स में, हाई सीनियर एज बेनिफिट्स रहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट रिड्यूस होगी. एंड बट इसके साथ एक कंसर्न ये है कि क्या इंडियन रुपी में इतना ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होता है कि हमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की बात करनी चाहिए. जब हम इंटरनेशनल डिमांड की बात करते हैं तो वो रुपी की बहुत ज़्यादा कम है. जो अभी तक इंटरनेशनलाइज्ड रुपी, या हम ये बोलें कि जितना ट्रेड होता है ऑन एन एवरेज, वो अराउंड ग्लोबल का सिर्फ 2% जो ट्रेड है वो इंडियन रुपीज़ में होता है, और जो आपकी ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसका 1.6% जो शेयर है वो रुपी के पास है. एंड जब हम बात करते हैं कि इंडिया जो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी पे फोकस कर रहा है, तो इंडिया को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा, पहले रुपी की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो क्रिएट करनी पड़ेगी. और उसके लिए क्या होगा, इंडिया को पुश करना पड़ेगा अपने इंडियन बैंक्स को टू ओपन रुपी वॉस्त्रो अकाउंट्स फॉर बैंक्स फ्रॉम रशिया, UAE, श्रीलंका, मॉरिशियस, एंड ट्रेड मेजर्स लेने पड़ेंगे सो दैट जो ट्रेड है विद 18 कंट्रीज़ वो रुपी इंस्टीट्यूटेड हो. फॉर एग्जांपल आज भी जो इंडिया ऑयल खरीदता है रशिया से वो डॉलर में खरीदता है. सो इंडिया का जितना भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया को वो ये करना पड़ेगा कि वो जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है वो रुपी में कर पाए. उसी लेवल्स को अचीव करने के लिए इंडिया के ऑलरेडी टॉक्स चल रहे हैं विद रशिया कि जितना भी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो रुपी में करें तो बेटर रहेगा. सो पहले बेसिकली डिमांड जो है करेंसी की वो क्रिएट करनी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट ये जो मोटिव है हमारा वो फुलफिल हो पाए. अभी क्या है ना, इंडिया के पास सर्टेन चैलेंजेस हैं इन दिस. करेंसी फुली कन्वर्टेबल नहीं है, वो एक्सेस नहीं है, रेडिली यूजेबल नहीं हो पाती है सिचुएशंस में. फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो नहीं है, लोकल मूवमेंट ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ लोकल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट असेट्स इनटू फॉरेन असेट्स एंड वाइस वर्सा जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा. सो देयर आर सर्टेन मेजर्स विच आर नीड टू बी रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि फ्री कन्वर्टेबिलिटी होनी चाहिए, मोर कन्वर्टेबिलिटी होनी चाहिए. देन 2060 तक का गोल भी है कि हम फुल कन्वर्टेबिलिटी अचीव करेंगे और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो मोर फ्रीली हो पाएगी इंडिया एंड अब्रॉड के बीच में. इंडियन रुपी वैल्यू है वो बढ़ पाएगी. जो RBI है वो इंडियन रुपी में जो है वो मोर लिक्विडिटी एंड लिक्विड रुपी बॉन्ड मार्केट जो है वो मेंटेन कर पाएगा. फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड इंडियन ट्रेड पार्टनर जो हैं उनको इंडियन रुपी में इन्वेस्टमेंट के लिए करने के लिए इनकरेज करना पड़ेगा, ताकि कि जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी है या इंटरनेशनल यूज़ ऑफ रुपी है वो बढ़ाया जा सके. देन इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स वो जितने भी बिल रेज करते हैं
वो सारे बिल्स जो हैं वो आपके रुपी में होने चाहिए। ओके, इनवॉइसेस जो हैं वो ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो रुपी में होने चाहिए, ताकि ये रुपी की इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स में जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ किया जा सके। जितने भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स होते हैं उनको इंडिया को सेटल डाउन करना चाहिए रुपी में ही। ओके, नॉट इन अदर करेंसी, जैसे कई बार रिजर्व करेंसी डॉलर यूज़ किया जाता है। देन टैक्स इंसेंटिव जो फॉरेन बिजनेसेस को देता है इंडियन गवर्नमेंट, वो भी रुपी में होने चाहिए, सो दैट दे रियलाइज दैट द करेंसी इज़ वैल्यूएबल। इंडियन रुपी की वैल्यू उनकी नज़र में बढ़े और वो ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट करे। सो जो ग्लोबल लेवल पे परसेंटेज जो 2 है या 1.6 है फॉरेन रिजर्व्स में, वो बढ़ पाए। ओके, एंड करेंसी मैनेजमेंट स्टेबिलिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आरबीआई को इंश्योर करना पड़ेगा। डीमोनेटाइजेशन या डीवैल्यूएशन जैसे जो स्टेप है उन्हें और ज़्यादा बेहतर तरीके से या सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो करेंसी पे होता है। अगेन वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशंस विल बी कि जो तारापोर कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन 1997 और 2006 में आए थे, उन्होंने कहा था कि एक तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो 3.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3.5% से कम ही होना चाहिए। ग्रॉस इन्फ्लेशन 3 से 5 के बीच में होनी चाहिए। देन ग्रॉस बैंकिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है लेस देन 5% होने चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं तो करेंसी की इंटरनेशनलाइजेशन में हमें बेनिफिट होता है। सो दिस रिकमेंडेशन शुड बी फॉलो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ डार्क पैटर्न्स। सो जो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो कंज्यूमर अफेयर्स एंड एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड ASCI है, उन्होंने जितने भी आपके ऑनलाइन मार्केट प्लेस थे, मेजर इंडियन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो हैं, उनको एक लेटर भेजा है जिसमें कहा गया है कि जो भी आप डार्क पैटर्न स्नीक्स यूज़ करते हैं उनकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं आने चाहिए, और अगर आप डार्क पैटर्न्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर चॉइसेस को हार्म नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली डार्क पैटर्न है तो इन्फ्लुएंस करेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड पहले डार्क पैटर्न होता क्या है। डार्क पैटर्न का मतलब होता है कि इट इज़ अ यूज़र इंटरफेस टेक्निक, जिससे कि आप इंटेंशनली क्या करते हो, यूज़र के जो चॉइसेस हैं उन्हें मैनिपुलेट करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी ग्रोसरी मार्केट प्लेस, फॉर एग्जांपल ग्रोफर्स है, आप ग्रोफर्स पे ग्रोसरीज खरीदने गए हो एंड यू हैव सेव्ड फ्यू आइटम्स इन योर कार्ट, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कार्ट के नीचे आपको ना एक ऑप्शन दिखाता है दैट यूजर्स हैव और कस्टमर्स आल्सो हैव बॉट दिस, यू कैन आल्सो बाय दिस। सो वो क्या होता है, वो कंज्यूमर प्रेफरेंस को, वो जो पॉपअप है वो कंज्यूमर प्रेफरेंस को मैनिपुलेट करने के लिए होता है। तो कुछ जो है कंज्यूमर्स है उन्होंने कहा है कि हमारे चॉइसेस को हार्म हुआ है, तो इसीलिए एक लेटर गया है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस में नहीं आना चाहिए यूज़ ऑफ डार्क पैटर्न्स, and this technique should not be used to harm the opinions of the consumers। लीगल या एथिकल यूज़ की बात करी गई है। सो जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं या इंटरनेशनल मार्केट में कंपनीज हैं, वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए जो डार्क पैटर्न्स है उसको एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, और अभी तक लीगैलिटी जो है उसकी डिस्कस नहीं हुई है, कोई अभी इंटरनेशनल लेवल पे गाइडलाइंस नहीं है। इंडिया ने भी इसीलिए एक लेटर जारी किया है अभी कि आपको खुद मॉनिटर करना है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं चाहिए। सो इट इज़ स्टिल थॉट अबाउट, क्योंकि कुछ यूजर्स हैं जो हार्म हुए हैं, उनकी इंटेंट जो है कुछ कंपनीज की उन्हें फ्रॉडुलेंट कहा गया है, तो देर इज़ अ नीड टू कंट्रोल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए डार्क पैटर्न्स के ऊपर। सो अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं, कॉमन प्रैक्टिसेस क्या हैं जब हम डार्क पैटर्न्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डार्क पैटर्न है वो नया टर्म नहीं है, 2010 में पहली बार ये टर्म कॉइन हुआ था, एंड इट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज यूज्ड एज अ डिसेप्टिव स्ट्रैटेजी व्हिच वाज यूज्ड टू ट्रिक योर क्लाइंट्स एंड प्रॉफिट मोटिव के लिए, किसी भी कंपनी के लिए या कंपनी के प्रोडक्ट्स को कैसे ज़्यादा बेचा जा सके उसके लिए यूज़ किया जाता था। सम ऑफ द कॉमन प्रैक्टिसेस जब हम बात करते हैं तो क्या आता है, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और स्कार्सिटी वाइल ऑनलाइन शॉपिंग, shaming wherein a consumer is criticized for not conforming to a particular belief, forced action of signing up for a service to access content। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एडटेक वेबसाइट पे है एंड आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हो, लेकिन वो आपको दिखाता है टू रीड मोर यू नीड टू साइन अप। सो वो जो है वो डार्क पैटर्न्स का ही पार्ट होता है। एडवर्टाइजिंग वन प्रोडक्ट और सर्विस बट आप डिलीवर कोई और सर्विस कर रहे हो या लोअर क्वालिटी की सर्विस डिलीवर कर रहे हो, तो वो भी आपके डार्क पैटर्न्स का पार्ट है। देन हिडन कॉस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बिल बताया गया था 299 है, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द बिल सम एडिशनल और हिडन कॉस्ट वाज इन्वॉल्व और बिल रिवाइज हो गया था। दिस इज अगेन अ डार्क पैटर्न प्रैक्टिस। देन
disguised advertisements of a particular product by the way of depicting it as as news and in many other more ways. That means ऐसा एडवर्टीजमेंट जो पर्टिकुलरली किसी और तरीके से किया जा रहा है बट प्रोडक्ट से एसोसिएटेड नहीं है, तो उसे भी हम डार्क पैटर्न में ही इन्वॉल्व करेंगे। अब लीगल है या इलीगल है, आज तक सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए यूज़ किया गया है, लीगैलिटी पे आज तक बात हुई नहीं है। बट हाँ, मैनिपुलेशन और फ्रॉडुलेंट इंटेंट जो है दैट कैन बी चैलेंजिंग और उसके ऊपर रेगुलेशंस होने चाहिए, ऐसी बात की जा रही है। 2022 में गूगल एंड फेसबुक ने रिपोकेशन भी फेस किए थे ड्यू टू देयर कुकी बैनर ऑल्सो। अब ये इंडिया में कैसे एड्रेस किया जा रहा है? देखो, इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है एसोसिएटेड है, ASCI एसोसिएटेड है, उन्होंने इशू को आइडेंटिफाई किया है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को जो है उन्होंने लेटर भी भेजा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी आप तरीके यूज़ कर रहे हो, यूज़र इंटरफेसेस जो हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं आना चाहिए। और जो कंज्यूमर राइट्स हैं, जो कि सेक्शन 2.9 ऑफ कंज्यूमर सेक्शन 2 एंड क्लॉज 9 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में स्टेटेड है, उनको वायलेट नहीं करना चाहिए अगर आप ये प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हो तो। बट क्योंकि जो ई प्लेटफॉर्म्स का यूज़ है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो एक लीगल मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी कि हाउ टू कंट्रोल दीज डार्क पैटर्न्स का यूटिलाइजेशन एंड गलत यूटिलाइजेशन नहीं हो। सो नए रूल्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। सो लेट्स सी, कभी भी अगर डार्क पैटर्न्स के ऊपर नए रूल्स या गाइडलाइंस आते हैं तो वो आपको याद रखना ज़रूरी है कि अपने नोट्स में डू इंक्लूड देम एंड यू कैन अपडेट दीज नोट्स ओनली। Now let's talk about the NFHS 6, that is National Family Health Survey 6 जो है वो कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि डिसेबिलिटी रिलेटेड जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था जो NFHS 5 में इंक्लूड किया गया था, अब वो सरकार ने हटाया है। तो और जो जब ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में जो डिसेबिलिटी पे जो क्वेश्चंस थे जो इंक्लूड हुए थे, वो भी बहुत डिबेट के बाद हुए थे, बहुत कैंपेन्स एक्सेट्रा हुए थे कि गवर्नमेंट शुड ऐड क्वेश्चंस ऑन डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी पे डेटा होना चाहिए। लेकिन अभी सरकार ने ये कहा है कि डिसेबिलिटी पे जो ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड है, जो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे का 76 राउंड में जो हुआ था, जो जुलाई एंड दिसंबर में हुआ था 2018 में, उससे इनफ डेटा अवेलेबल है। और 2023 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 हो रहा है, उसमें डिसेबिलिटी को इंक्लूड करना इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि डिसेबिलिटी जो है ना वो फास्ट चेंज नहीं होती है। सो डेटा मोर और लेस सेम रहेगा। अब थोड़ा सा समझते हैं SRS, विच इज़ योर सैम्पल रजिस्ट्रेशन एंड सर्वे, एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, दोनों चीज़ें अलग अलग कैसे हैं। देखो, जो SRS है वो इट डज़ अ गुड जॉब विद इन द मार्किंग द प्रेवलेंस एंड इंसिडेंट्स ऑफ डिसेबिलिटी, एजुकेशन लेवल, लिविंग अरेंजमेंट्स, केयर गिवर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। लेकिन जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आस्क करता है, वो आंसर सीख करता है टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, हेल्थ स्कीम्स को कितना एक्सेस है, इंश्योरेंस है नहीं है, सेक्सुअल बिहेवियर्स क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग है नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन का यूजेज कितना है, डोमेस्टिक वायलेंस, हाउस होल्ड एम्यूनिटीज एंड पोजेशंस, लाइफस्टाइल इंडिकेटर्स एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट्स, ये सब भी मॉनिटर करता है। तो ज़्यादा डिटेल्ड है नेशनल फैमिली हेल्थ अगर देखा जाए तो कंपेयर टू SRS। नाउ जो नए डोमेन एरियाज होंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में, वो क्या रहेंगे? इस बार इसमें कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन, डिस्ट्रेस फाइनेंसिंग, कोविड-19 की वैक्सीनेशंस इंक्लूड किए गए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अंडर वेरियस वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट की हैं वो बात की गई है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स फॉर हेल्थ अवेयरनेस एंड नीड्स के लिए विजिट किए जाएंगे, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फ्रॉम आंगनवाड़ी ICDS सेंटर्स वाइल ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्लड ट्रांसफ्यूशन जो भी मंथली एंड ईयरली होगा वो इंक्लूडेड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग वुमेन इज़ अनदर एरिया विच इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नॉलेज ऑफ एनीमिया, हेपेटाइटिस B, C, सिफिल्स है नहीं है, ये सब क्वेश्चंस जो है इंक्लूड किए जाएंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में। ऑल्सो जो कि पुराने जैसे राउंड्स थे उनमें अर्बन फ्रेम सर्वे वो ऑफ जो कि NSO करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस टाइम्स सर्वे, दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6। और गवर्नमेंट कुछ और एरियाज हैं जो इवेल्युएट करेगी, जैसे माइग्रेशन हुआ, हेल्थ सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कितना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे लोग कितना विजिट करते हैं,
हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ फाइनेंसिंग का क्या स्टेटस है, डिजिटल लिटरेसी है या नहीं है, काउंसलिंग ऑन फैमिली प्लानिंग है या नहीं है, आफ्टर अबॉर्शन पर्टिकुलरली अगर बात करें तो इंसेंटिव्स अंडर न्यू मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, क्वालिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मैरिटल चॉइसेस, ये सब भी जो है एरियाज वो इवेल्युएट करे जाएंगे। दैट मीन्स जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका एम्बिट जो है वो बढ़ाया गया है। ये जो स्ट्रैटेजी है इससे होगा क्या, बेसिकली मिनिमाइज किया जाएगा नॉन सैम्पलिंग एरर्स टू लार्ज एक्सटेंट एज अ बाउंड्री आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स यूजिंग 2011 सेंसस फ्रेम विल बी रिजॉल्व। नाउ रूरल एरियाज की अगर बात करें तो जो लिस्ट है वो अपडेट करी गई है, एनएसओ ने अपडेट करी है, एंड इट विल बी मैच्ड with principal component analysis from the census to get auxiliary information also. So we are trying कि कोई भी छूटे नहीं और ये सर्वे में इंक्लूडेड हो और की एरियाज नए एरियाज भी इंक्लूडेड है। Now center has announced a scheme and the scheme was announced by Women and Child Development Ministry and this is to support the minor rape victims. इसकी ज़रूरत इसलिए 2021 का अगर डेटा देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने रिपोर्ट किया था कि 51,863 केसेस जो हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसे हम पॉक्सो एक्ट भी कहते हैं, के अंदर ऑब्जर्व किए गए थे। सो इतने हाई नंबर ऑफ केसेस के तहत जो कि 64% केसेस आउट ऑफ द ऑल वर अंडर सेक्शन 3 एंड 5, तो इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू सपोर्ट द माइनर रेप विक्टिम्स। इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये स्कीम अनाउंस करी है टू सपोर्ट जो विक्टिम्स हैं इन द केसेस वेयर द सेक्सुअल असॉल्ट रिजल्ट इन प्रेगनेंसीज, और जो माइनर विक्टिम्स के साथ ऐसा होता है उनको सपोर्ट करने के लिए। एंड ये जो स्कीम है ये ऑपरेट करेगी आपकी निर्भया फंड के तहत एंड 74.1 करोड़ जो है अभी फंड अलॉट किया गया है। एंड ये मिशन वत्सल्या जो है उसके कोलैबोरेशन में काम करेगी एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक्चुअलाइज करेंगे दिस सपोर्ट टू माइनर विक्टिम्स। जो मिशन वत्सल्या की अगर बात करें तो 2021 में लॉन्च हुआ था और बेसिकली फोकस करता है प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन पे। ऑलरेडी क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत जितने केसेस थे माइनर विक्टिम्स के उनको बेटर जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एंड एक्सेलरेटेड एक्सेस टू जस्टिस देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है इस्टेब्लिश किए गए थे एंड 415 जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऑलरेडी कंट्री में ऑपरेशनल है फॉर दिस पर्पस ओनली। जो नया स्कीम है वो सपोर्ट करता है गर्ल चाइल्ड विक्टिम्स को अंडर वन रूफ। क्यों? क्योंकि फैसिलिटेट कराएगा इमीडिएट, emergency and non-emergency access to range of services. What are these services? These are access to education, police assistance, healthcare, psychological support and legal aid. And insurance coverage भी देगा for victim and their newborn, and it does not require the victim to have a copy of the first information report to avail the benefits. That means आपको ये prove नहीं करना है FIR दिखा के कि you were a minor victim of rape and this has resulted into this pregnancy. आपको उसके अलावा ही ये इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। अब बेनिफिशरीज की अगर बात करें तो गर्ल्स अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द लेवल ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एंड जो कि विमेन है अप टू द 23 ईयर्स एट आफ्टर केयर फैसिलिटीज विल बी द बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट निर्भया स्कीम, आई हैव गिवन यू द डिटेल्स। 2023 के जो बजट में ये स्कीम अनाउंस हुई थी आफ्टर द निर्भया केस इन 2013 एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही है एंड देयर आर अदर स्कीम्स ऑल्सो विच आर रनिंग अंडर निर्भया फंड एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वन स्टॉप सेंटर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन, महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम, दीज आर द स्कीम अंडर दिस मिनिस्ट्री। देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम सेंट्रल विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड रन करता है टू सपोर्ट सच विक्टिम्स। देन स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की बात करें तो इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम इज देयर, अभ्या प्रोजेक्ट प्रपोजल विच इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश, देन चिराली फ्रेंड्स फॉर एवर इन राजस्थान, दिस इज अनदर स्कीम विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑपरेटिंग अंडर निर्भया फंड। Now let's move to the next news which is Green Tribunal orders SOP to curb pollution at hospitals. So basically NGT की गाइडलाइंस आए हैं और NGT ने 5 मेंबर जो कमेटी है वो बनाया है जो कि हेडेड होगा बाय सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। और ये बेसिकली क्या काम करेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इनसाइड एंड अराउंड ऑल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। जितने सारे गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जो कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है और सरकारी हैं जिसमें मेडिकल कॉलेजेस भी आएंगे, विद इन 3 months
एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है जिससे कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इनसाइड एंड अराउंड द प्रेमिसेस किया जा सके। सो ये कमेटी रिकमेंड करेगा। नाउ जो कमेटी है may specify issues to be covered within the complex and outside the boundary of the healthcare facility for regulation and the control of polluting activities which may be found necessary to offset adverse impact on environment. That means polluting activities कौन सी हैं वो भी वो बता सकते हैं, कैसे कंट्रोल करना है वो भी वो बता सकते हैं। जो ग्रीन पैनल है दे हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड मेजर्स सच एज मल्टी लेवल पार्किंग होनी चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक होना चाहिए, कंट्रोल एयर पोल्यूशन होना चाहिए। ये स्पेसिफिकली जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसके लिए जो है एनजीटी ने गाइडलाइंस दिए हैं। अब थोड़ा समझते हैं एनजीटी बेसिकली है क्या। जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो जो भी एजेंसी इन्वॉल्व होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। सो एनजीटी जो है वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट के तहत 2010 में बनाया गया था एंड ताकि के जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन रिलेटेड केसेस होते हैं उनको जल्दी से जल्दी उन पे फैसला आ सके, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बेटर यूज़ करना है वो किया जा सके। इसके लिए ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है 2010 में बनाया गया था। पावर्स एनजीटी की अगर बात करते हैं तो जैसे कोई कोर्ट होता है अपील हियर करता है वैसे ही एनजीटी करता है और इट इज़ नॉट बाउंड बाय एनी प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बट गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है एनजीटी एंड एनजीटी के पास मैंडेट है टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस और अपील्स फाइनली विद इन 6 मंथ्स ऑफ फाइलिंग द सेम। दैट मीन्स विद इन 6 मंथ्स जो है उन्हें अपना ऑर्डर डिसीजन जो है वो देना होता है। ओके एंड जब हम हेड ऑफिस की बात करते हैं तो इट इज़ इन न्यू दिल्ली, लेकिन जो सिटिंग प्लेसेस ट्राइब्यूनल के भोपाल में भी हैं, पूना में भी है, कैलकाटा में भी है, चेन्नई में भी है। दैट मीन्स द हेड ऑफिस इज़ इन न्यू दिल्ली। अदर 4 places आर ऑल्सो इन्वॉल्व एज अ सिटिंग चेयर। Now let's talk about government to help combat child trafficking in border areas. They set up rehabilitation homes. Now जो सेंटर है, सेंटर ने डिसाइड किया है कि हम बिल्ड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर एरियाज जिससे जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है और रिहैबिलिटेशन जो है विक्टिम्स की वो बेटर की जा सके। एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ अगेन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को ताकि कि बॉर्डर एरियाज़ पे जो होम्स हैं फॉर प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ट्रैफिकिंग विक्टिम्स फ्रॉम नेबर कंट्रीज जो है वो किया जा सके। ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो जो विक्टिम्स हैं उनके लिए शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, काउंसलिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड डेली नीड्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। एंड जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मेन सोर्स कंट्रीज़ जो हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हैं वो है आपके नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, जहाँ से women and girls are trafficked in lure for a better life, jobs, good living conditions on the side. That means ये बहकावे दे के ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी जाती है। दैट आपको बेटर लाइफ मिलेगी, जॉब्स हैं, गुड लिविंग कंडीशंस एक्सेट्रा हैं। सो और बेसिक 3 कंट्रीज़ आपको याद रखनी है जहाँ से मेजर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार, नेबरिंग कंट्रीज़ ही हैं। सो जो ट्रैफिकिंग विक्टिम्स होते हैं इन द बॉर्डर एरियाज they will be produced before the Child Welfare Committee to declare them fit for availing sponsorship as per the Mission Vatsalya scheme guidelines and accordingly the state and UTs will be requested to do the needful. पहले स्टेटस क्या था? पहले वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो थी वो फंडिंग प्रोवाइड करती थी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को निर्भया फंड तहत ताकि ये वो सेटअप एंड स्ट्रेंथन कर पाए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स जिन्हें AHTU भी कहा जा सकता है और हर डिस्ट्रिक्ट में होती थी ये। लेकिन अब क्या होगा? अब उन्होंने एक प्रॉपर जो है रिहैबिलिटेशन होम्स बनाने के लिए बोला है और उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को फंडिंग भी देगा। पहले भी जो ये यूनिट्स बनाई जाती थी AHTU जिन्हें बोलते हैं उनके लिए फंडिंग दी जाती थी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड स्वराष्ट्र सीमा बल इन सब बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जो होते हैं दीज वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट टू रिड्यूस द ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंसिडेंट्स और एज ऑफ नाउ 788 AHTU जो हैं वो फंक्शनल भी हैं। अब इस स्कीम की क्या ज़रूरत है? स्कीम की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि NCRB का अगर डेटा देखा जाए तो 6533 विक्टिम हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। इन 2189 केसेस वर फाइल्ड लास्ट ईयर अंडर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स and out of these around 4000 victims were female and around 2500 were males. So it is not gender bias कि सिर्फ फीमेल्स के होता है साथ हो रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मेल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व
and as many as around 3000 victims were minors in out of these, जिसमें से हाफ एंड हाफ डेटा है अंडर एज बॉयज़ की बात करें तो 1570 है, they were this was the trafficking data in 2021, and 1307 girls are involved in human trafficking. So you can see a large number of data is available कि इतने सारे victims हैं human trafficking के. So इसीलिए ऐसे rehabilitation units होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है to provide them with better life opportunities. Now let's talk about open market sale scheme. बेसिकली जो अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था फूड मिनिस्टर्स का, जो कि इशू जो है चला हुआ है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम्स का डिफरेंट स्टेट के साथ, तो वो इशू को रिजॉल्व करने में असफल रहे हैं. तो ये न्यूज़ ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इशू रिजॉल्व नहीं हुआ या कंट्रोवर्सी क्यों है, लेकिन आपको ना ओपन मार्केट सेल स्कीम पे क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेगा. तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ओपन मार्केट सेल स्कीम होता क्या है. जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो सेल करता है सरप्लस जो स्टॉक होते हैं, दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा जो स्टॉक होता है व्हीट एंड राइस का प्री डिटरमाइंड प्राइसेस पे. और ई ऑक्शन होता है, दैट इज डिजिटल ऑक्शन जो होता है ओपन मार्केट में किया जाता है और टाइम से टाइम पे होता है, थोड़े थोड़े टाइम बाद होता है, ताकि ये जो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स है वो बेटर किया जा सके. और OMSS का पर्पस क्या होता है, इट इज़ टू डिस्पोज ऑफ द सरप्लस स्टॉक्स. जितना भी व्हीट एंड राइस का सरप्लस स्टॉक FCI के पास है उसको उन्हें ख़त्म करना होता है, और ताकि कि ओपन मार्केट में व्हीट एंड राइस के जो प्राइसेस हैं उसे कंट्रोल भी किया जा सके, होर्डिंग नहीं हो किसी भी चीज़ की और प्राइसेस हाइक ना हो व्हीट एंड राइस के. और जब हम बात करते हैं ये ई ऑक्शंस की, ये जो ई ऑक्शंस हैं वो वीकली हो सकते हैं फॉर वीट ऑन प्लेटफॉर्म्स ऑफ नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, जिसे NCDEX भी कहते हैं. ये एक कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है इंडिया का, जिसमें ट्रेडिंग एग्रीकल्चरल एंड अदर कमोडिटीज़ में किया जा सकता है. एंड जो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं, दे आर ऑल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ई ऑक्शंस. एंड जो व्हीट एंड राइस जो आउटसाइड TPDS या OWS आता है, अगर उन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को उसकी ज़रूरत है तो दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस ई ऑक्शंस. अगर आपको जानना है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, जैसे कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1965 में सेटअप हुआ था. फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 में पर्पस बेसिकली क्या है, क्या काम करता है, तो आई हैव गिवन यू द इन्फॉर्मेशन इन दिस. यू शुड नो रिगार्डिंग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑल्सो. नाउ जो रिजर्व प्राइसेस होते हैं, हाउ आर दे फिक्स, दे आर फिक्स्ड बाय योर गवर्नमेंट. जो प्री डिटरमाइंड या रिजर्व प्राइसेस है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है. टेंडर्स जो होते हैं दे आर फ्लोटेड बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. बिडर्स होते हैं वो कोट करते हैं जो रिजर्व प्राइस है उससे कम. और अगर आज की डेट की बात करें तो जो ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है उसके 3 स्कीम्स उसके अंडर आते हैं. पहला आता है सेल ऑफ व्हीट टू बल्क कंज्यूमर्स या प्राइवेट ट्रेडर्स थ्रू ई ऑक्शन. Then sale of wheat to bulk consumer private traders through e-auction by dedicated movement. Then sale of raw rice grade a rice which is of grade A to bulk consumer and private traders through e-auction. These are the 3 things which are under OMSS, you should remember. If you want to know what is the controversy, what is the status, what is the objective and how this controversy or the revision of OMSS is going to affect different states, I have given you this in the table. You can go through this. Now let's talk about science and technology में genome sequences जो था, that was in news कि जो newborn screening programs है डिफरेंट कंट्रीज़ में डिप्लॉयड हैं, और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा जो न्यूबॉर्न्स की डेथ है वो इस वजह से होती है कि डायग्नोसिस ही नहीं होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा. सो वेरियस कंट्रीज़ में डिफरेंट जो न्यूबॉर्न के लिए ट्रीटमेंट्स या डायग्नोसिस हैं जो अवेलेबल हैं. और अब जीनोम सीक्वेंसिंग की वजह से इंडिया में भी पहले क्या होता था, बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते थे न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग के, लंबा प्रोसीजर था. लेकिन विद द हेल्प ऑफ जीनोम सीक्वेंसेस वी हैव रिड्यूस द प्रोसीजर और डायग्नोसिस बेटर हो पाएगा. तो जो इन्फेंट केयर है और जो इन्फेंट डेथ रेट है वो हम रिड्यूस कैसे कर पाएंगे उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी. एंड ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ में मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है. सो लेट्स गो थ्रू द की हाइलाइट्स ऑफ दिस न्यूज़. There are around 6,000 or so genetic diseases, of which around 3,500 diseases have been documented, and much smaller number have
देयर मॉलिक्यूलर और जेनेटिक डिफेक्ट्स मैप्ड। दैट मीन्स 6000 से ज़्यादा जो जेनेटिक डिसीजेज हैं उसमें से सिर्फ हम तो 3500 आइडेंटिफाई कर पाए हैं, लेकिन उनके भी जेनेटिक डिफेक्ट्स जो हैं वो मैप नहीं है। दैट मीन्स वी डोंट नो हाउ टू कंट्रोल देम, आइडेंटिफाई देम। सो फॉर एग्जांपल यूएस में ऑलरेडी अराउंड जो हेल्थ केयर वर्कर है दे स्क्रीन फॉर अराउंड 30 डिजीजेस। दैट मीन्स अगर कोई न्यू बॉर्न होता है तो उस पर उनको 30 डिजीज के लिए जांचा जाता है कि उनमें से कोई एक डिजीज उन्हें है या नहीं है। सो इन इंडिया क्या होता है, इंडिया में ये इतने सारे डिजीज़ के लिए अभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ओके, सो जीनोम सीक्वेंसेस से अब होगा क्या, ये जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है इसके अवेलेबल होने से, एक्सेसिबल होने से और अफोर्डेबल वे में अवेलेबल होने से, सो जो ये 30 टेस्ट करने पड़ रहे थे फॉर एग्जांपल टू डिटेक्ट द 30 डिजीजेस, ये स्क्रीनिंग जो है वो कम हो जाएगी और कवरेज ऑफ जेनेटिक डिजीजेस जो हैं वो स्क्रीनिंग में ज़्यादा हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर हम 5 टेस्ट कर रहे हैं तो शायद 30 डिजीजेस हैं या नहीं है हम पता लगा पाएंगे। सो हेल्थ केयर के ऊपर जो बर्डन है वो कम होगा, फास्ट एंड इफेक्टिव डायग्नोसिस हो पाएगा एंड सीक्वेंसिंग इज़ ऑल्सो अ सिंगल टेस्ट। एक सिंगल टेस्ट की वजह से हम बहुत मल्टीपल डिजीजेस डिटेक्ट कर पाएंगे, हमें मल्टीपल टेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। ओके, विच इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का जो रूटीन होता है उसका पार्ट जनरली होता है, बट मल्टीपल टेस्ट हमें नहीं कंडक्ट करने पड़ेंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जेनेटिक डिजीज़ेस का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया में भी अगर देखा जाए तो, और बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेस हैं जो रेयर हैं, नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, द लॉन्ग डायग्नोस्टिक पैथ्स हैं एंड द अनफॉर्चुनेट डेथ्स ऑफ इल बेबीज मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू डॉक्यूमेंट एंड अंडरस्टैंड दीज डिजीजेस। इतने सारे ऐसे डिजीजेज हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है या रिसर्च नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत सारे डेथ्स होते हैं और उसको हम डॉक्यूमेंट एंड अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाए हैं। सो बेसिकली 2 चीज़ों में हेल्प करेगा ये। पहला, जो न्यू बॉर्न है उनके न्यू बॉर्न के जो फर्स्ट रूटीन चेकअप्स होता है उसी में पता लग जाएगा अगर कोई डिजीज़ है या नहीं है, और अगर कोई बेबी जो न्यू बॉर्न है वो ऑलरेडी सिक है तो उनके लिए डायग्नोसिस आसान होगा, ट्रीटमेंट जो जेनेटिक डिजीज़ेस का है वो बेटर होगा और मतलब अफोर्डेबल एंड बेटर। अगर डायग्नोसिस में पता चल जाता है कि क्या डिजीज़ है तो ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी जो है वो बेटर तरीके से करवाई जा सकेगी। सो 2 बेनिफिट्स आर देयर। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग स्मार्ट बैंडेज। बेसिकली क्या है कि एक ना साइंस एडवांसेस है उसमें पब्लिश हुआ है एक स्टडी मार्च 2023 में कि जो हीलिंग का प्रोसेस है किसी भी क्रॉनिक वुंड से, दिस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद नॉर्मल वुंड्स, इट इज़ एसोसिएटेड विद क्रॉनिक वुंड्स, उसे हीलिंग प्रोसेस को कैसे एक्सेलरेट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे केसेस क्या होते हैं जैसे डायबिटीज़ है या इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई है, नर्व डैमेज के जो केसेस हैं, इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन जिनमें है या इम्पेयर वुंड हीलिंग जो है वो उसकी वजह से क्या होता है, क्रॉनिक वुंड्स जो हैं वो रिजल्ट होते हैं। दैट मीन्स उसका आफ्टर इफेक्ट इज क्रॉनिक वुंड्स। एंड फॉर एग्जांपल डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसके कोई भी वुंड हील होने में ज़्यादा लंबा समय लगता है। सो उसको कॉम्बैट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने के लिए जो स्मार्ट बैंडेज है वो बनाई गई है एंड इट्स अ डिजिटल बैंडेज जो कि आपके मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाती है और आपको पे डेटा मिल जाता है और इट हैज़ सेंसर्स जिससे जो मेडिकेशन होती है वो रिलीज़ होती है टू हील दैट वुंड and to accelerate the process of healing. Okay, and irrespective of कोई भी cause हो, all chronic wounds exhibit a disordered healing process and an inability to heal within the expected duration, और इस बैंडेड की वजह से इस चीज़ को एड्रेस किया जा सकेगा। ओके, अब ये होता क्या है, chronic non healing wounds they affect 10 of millions of people around the world and causes staggering financial burden on the healthcare system। क्योंकि ये एक कंटिन्यूस इफेक्ट होता है कि विशियस साइकिल की तरह है, क्योंकि अगर क्रॉनिक है तो आप उसको मेडिकेशन देते रहोगे, लॉन्ग ट्रीटमेंट्स चलते हैं और उसकी वजह से हेल्थ केयर सिस्टम पे और फाइनेंशियल बर्डन जो पेशेंट है उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये जो स्मार्ट बैंडेज है इसकी वजह से पर्सनलाइज्ड वुंड मैनेजमेंट डिमांड जो है उसे फुलफिल किया जा सकेगा, इफेक्टिव वुंड थेरेपी जो है वो प्रोवाइड की जा सकेगी, क्लोज मॉनिटरिंग हो पाएगी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस बैंडेज। सो बेसिकली ना एक डिवाइस है जो कि एक सॉफ्ट स्ट्रेचेबल पॉलीमर के ऊपर असेंबल की जाती है। इससे जो बैंडेज है वो मेंटेन करता है कांटेक्ट विद योर स्किन एंड स्टिक करता है टू द स्किन। जहाँ पे भी आपका वुंड होता है वहाँ पे ये अप्लाई की जाती है और ये बायो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है इसमें, जिसमें बायो सेंसर्स होते हैं जो मॉनिटर करते हैं बायोमेकर्स इन द वुंड एक्सुएट
देन डेटा कलेक्टेड, जो भी बैंडेड जो है वो डेटा कलेक्ट करती है वो आपके किसी भी स्मार्टफोन से या टैबलेट से आप जो है उसमें सेव कर सकते हैं और फिर वो जो फिजिशियन है वो उसे मॉनिटर कर सकता है। और अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स कंट्रोल द ड्रग रिलीज, सो दे दीज बैंडेजेस आर इक्विप्ड विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जिससे जो है रिलीज होता है आपका ड्रग एंड फ्रॉम अ हाइड्रोजेल लेयर एज वेल एज ए स्टिमुलेट द वुंड टू इनकरेज टिश्यू रीग्रोथ। इस ड्रग की वजह से टिश्यू रीग्रोथ जो है या एक्सेलरेट होता है आपका प्रोसेस। पहले क्या होता था, बायोसेंसर्स यूज़ किए जाते थे वुंड हीलिंग में एंड मॉनिटर भी किया जाता था, लेकिन इतने फीचर्स अवेलेबल नहीं थे, इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, विच इज़ नाउ पॉसिबल यूजिंग द योर दिस बैंडेज विच इज़ योर स्मार्ट बैंडेज। अब जो बायोसेंसर हैं वो क्या काम करते हैं और कैसे डिटरमाइन करते हैं वुंड स्टेटस, दे ट्रैक द केमिकल कॉम्पोजिशन, ओके, एंड जो वुंड को हील करने का प्रोसेस कैसे चेंज हो रहा है उसको मॉनिटर करता है। पीएच एंड टेम्परेचर क्या है उस टाइम पे, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन कितना है वो मॉनिटर करता है। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं वो स्टिमुलेट करते हैं टिश्यू को टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द हाइड्रोजेल लेयर, and the wireless nature of the device sidesteps the problem of existing electrical stimulation devices which usually require bulky equipment चाहिए होते हैं, वायर्ड कनेक्शंस चाहिए होते हैं। अभी क्या होगा, सिर्फ एक स्मार्ट ऐप के ज़रिए जो फिजिशियंस है वो आपके वुंड्स को मॉनिटर कर पाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन। बेसिकली इंडिया एंड चाइना एंड पेंगोंग तसो लेक जो है वो न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया इज़ बिल्डिंग ब्लैक टॉप्ड रोड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ दिस लेक एंड चाइना इज़ बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस द ग्लेशियर लेक जो साउथ एंड नॉर्थ बैंक को कनेक्ट करेगा। एंड दोनों ही इस प्रोजेक्ट पे स्टक हो गए हैं अभी एंड दे आर वेटिंग फॉर 19th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक टू फाइंड आउट द रेजोल्यूशन टू द डिस्प्यूट। 3 years after the violent clash between Indian and Chinese forces in Galwan, followed by the tanks facing each other around the lake, spanning eastern Ladakh and western Tibet. So you can see this is the location of the lake, and it is on the eastern side of the Ladakh, and your western side of Tibet is here. So there is a hectic activity in this region. जो स्ट्रैटेजिकली दोनों ही कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दोनों ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं। जबकि चाइना जो है वो एक जो ब्रिज है वो कंप्लीट कर चुका है, एक जो है वो बन रहा है साउथ से नॉर्थ बैंक्स की तरफ। एंड इंडिया इज़ ऑल्सो बिल्डिंग ब्लैक टॉप रोड ऑन द साइड ऑन द नॉर्थ बैंक, सो यू कैन सी ऑन नॉर्थ बैंक हियर, ओके। Now, these are among the number of infrastructure projects which are initiated from both the sides. और जितने भी इंडिया एंड चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरियाज उसके वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हॉल्ट पर हैं एंड दे आर ऑल वेटिंग कि 19th राउंड ऑफ जो कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक होगा उसमें शायद रेजोल्यूशंस आएगा इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। एंड जो कंस्ट्रक्शन है इंडिया इज़ प्लानिंग कि वो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड चाइना की साइड की अगर बात करें तो एज आई टोल्ड यू कि एक ब्रिज कंप्लीटेड है, सेकेंड ब्रिज इज़ ऑल्सो अबाउट टू गेट कंप्लीटेड। एंड इफ़ यू वांट टू नो द डिटेल्स कि कितना जो है लेक का हिस्सा इंडिया के पास है, अगर बात करें तो फिंगर्स में नापा जाता है एंड फिंगर 1 से लेके 8 तक का जो एरिया है वो इंडिया के पास है एंड विच इज़ अराउंड 135 किलोमीटर्स ऑफ द एरिया। एंड जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसको फिंगर्स में देखते हैं। इंडिया क्लेम करता है टिल फिंगर 8 जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके तहत आता है। एंड हिस्टोरिकली अगर बात करें तो फिंगर 4 तक इंडिया का एरिया है, उसके बाद डिस्प्यूटेड शुरू हो जाता है 5, 6, 7, 8 जो एरिया है वहाँ पर। एंड इनिशियल क्लैशेस जो थे इस लेक के अराउंड शुरू हुए थे मई 2020 में, जो नॉर्थ बैंक से रिलेटेड हैं पेंगोंग त्सो लेक से। एंड इसीलिए जो इंडिया चाइना है दोनों हॉल्ट पे हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेके कि कैसे इनसे आगे प्रोसीड किया जाएगा क्योंकि एरिया डिस्प्यूटेड है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दैट। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड डिस्कस अबाउट नाटो एंड नाटो प्लस। नाटो जो है वो न्यूज़ में इसीलिए है, इंडिया को जो है नाटो प्लस का मेंबर बनने के लिए या इंडिया शुड बी इंक्लूडेड इन दिस फ्रेमवर्क कहा गया है, लेकिन इंडिया ये नहीं कहा है गया है कि नाटो का जो टेम्पलेट है उससे इंडिया कंप्लाई नहीं करता है, सो वी शुड नॉट ज्वाइन नाटो। अब नाटो और नाटो प्लस में अंतर क्या है? जब हम बात करते हैं नाटो की तो वो ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री अलायंस है जिसमें 31 कंट्रीज़ हैं
एंड मेजॉरिटी की जब बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ उसके मेंबर हैं। एंड जब आपका सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ था, कोल्ड वॉर के जब एंड हुआ था तब, सो मैनी थॉट दैट नाटो वुड लूज़ इट्स रेलेवेंस, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हुआ था, नाटो सर्वाइव कर गया था एंड एक्सपैंड हुआ था, with Finland also joining as the 31st country in 2023 and Sweden awaiting in the wings. NATO appears to be getting much needed ground for survival thanks to रशिया एंड यूक्रेन का जो भी इन्वेजन इश्यूज चला हुआ है, उसकी वजह से नाटो और ज़्यादा नीडेड फील हो रहा है आज की डेट में। एंड अगर नाटो प्लस की बात करें तो नाटो और नाटो प्लस में डिफरेंस ये है कि नाटो प्लस ना कोई एक ऐसे क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड या रिकॉग्नाइज्ड इस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। नाटो प्लस जो है वो रेफर करता है टू सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ऑफ नाटो एंड द 5 ट्रीटी एलाइज ऑफ यूएस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया आते हैं। ओके, एंड दिस इज टू इन्हांस ग्लोबल डिफेंस कॉपरेशन एंड विन द स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन विद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑल्सो। नाटो प्लस जो है वो ऑफिशियल नहीं है, एक इस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है विद इन नाटो इटसेल्फ, मतलब इट इज़ पार्ट ऑफ नाटो प्लस और उसमें कुछ और कंट्रीज़ है बट वो कुछ ऑफिशियल नहीं है। ओके, उसमें सिर्फ डिस्कशंस होते हैं या डिबेट्स होते हैं, ये कैसे पोटेंशियल एक्सपैंड किया जाए, अलायंसेस कैसे बढ़ाए जाए एंड कैसे कंट्रीज़ जो हैं मेंबर कंट्रीज़ को बढ़ाया जाए, ये बातें नाटो प्लस में होती हैं और वो नाटो के ही प्रिंसिपल्स एंड ऑब्लिगेशंस के साथ कमिट करता है। जो नाटो का पहले टारगेट था वॉज सोवियत यूनियन एंड नाउ रशिया। द फोकस ऑफ नाटो प्लस इज क्लियरली ऑन कंटेनिंग चाइना। नाटो जहाँ रशिया पे फोकस करता है, नाटो प्लस इज फोकसिंग ऑन चाइना। सो डिस्प्यूट्स विद चाइना एंड इंडिया रिमेन्स अ मिसिंग लिंक इन द फ्रेमवर्क, वो कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं, सो इसीलिए इसे मिसिंग लिंक किया कहा गया है। इंडिया और नाटो की अगर बात करें तो जो रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं क्योंकि वो बढ़ रहे हैं एंड इंडिया अगर ज्वाइन करता है नाटो प्लस फ्रेमवर्क, दिस विल प्रोवाइड विद अ सिक्योरिटी अम्ब्रेला विद प्रोटेक्शन एंड डेटरेंस अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट ऑल्सो। लेकिन अगर इंडिया नाटो ज्वाइन करता है तो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। इंडिया को एक्सेस मिलेगा एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ का, इंटेलिजेंस शेयरिंग का, इंटर ऑपरेबिलिटी का जो कि अदर मेंबर्स हैं उनके साथ। इंडिया का डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो है वो मॉडर्न होगा और जो है वो बेटर होगा एंड लेकिन इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं वो पहला ये हो सकता है कि इंडिया अगर नाटो ज्वाइन करता है तो रशिया और जो चाइना के साथ प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ सकती हैं। सेकंड, अगर हम यूएस के साथ अलायंस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इट पोजेज अ थ्रेट टू चाइना एंड इट कुड अल्टीमेटली पेव काउंटर प्रोडक्टिव एंड डिटरमेंटल टू इंडिया। सो वो एक रीज़न है। देन इंडिया ट्रेडिशनली जो है वो अगर बात करी जाए उसके एलाइज जो हैं वो इंडिया के साथ इंटरेस्ट दिखाते हैं या इंडिया का अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया ना कभी भी किसी भी फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं रहा है और एनएएम जो है नॉन अलाइनमेंट जो है उसको फॉलो करता है। सो अगर इंडिया नाटो ज्वाइन करता है तो इंडिया के नेबर्स जो हैं या एलाइज जो हैं वो बोलेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो रही है। सो दिस इज़ अगेन अ प्रॉब्लम अगर इंडिया नाटो ज्वाइन करता है। और इंडिया की प्रायोरिटीज़ जो हमेशा रही है वो रही हैं कि जो अपने रीजनल जो चैलेंजेस हैं या रीजनल डायनामिक्स को इंडिया खुद अपने तरीके से या अपने प्रोसीजर्स के साथ डिस्कशंस के साथ सॉर्ट आउट कराया, भी टेररिज्म एसोसिएटेड डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो। और अगर नाटो ज्वाइन करता है तो कुछ जो नाटो के जो इश्यूज़ हैं या नाटो के जो सिस्टम है उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एंड इट्स लार्जर जियोपॉलिटिकल एजेंडा इज टुवर्ड्स यूरेशिया। ओके, जिससे क्या होगा, इंडिया का जो कंसर्न है या इंडिया के जो प्रायोरिटी इश्यूज हैं उससे इंडिया का अटेंशन डाइवर्ट होगा। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मच टू इंडिया। एंड इंडिया की अगर बात करते हैं सो बेसिकली वी से कि नाटो की जो प्रायोरिटीज़ है उससे इंडिया की प्रायोरिटीज़ अलाइन नहीं करती हैं। सो इसीलिए इंडिया ने नाटो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। Now let's move further to the next news, which is India Australia Anti-Submarine Warfare Summit। जो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8A है वो इंडिया ऑलरेडी आ चुके हैं एंड दिस एक्सरसाइज इज प्लान फ्रॉम जून 30 टू जुलाई 6, जिसमें इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व होगा एंड ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का आपका P-8A इन्वॉल्व होगा। Now, when we talk about maritime and subsurface domain awareness, apart from the anti-submarine warfare, there has been a major focus area for the Quad group of countries, which comprise of India, Australia, Japan, and the US.
थोड़ा सा P-8I एयरक्राफ्ट के बारे में जान लेते हैं। लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकनसाइंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। इंडियन वेरिएंट की बात करें तो वो P-8A है, जहाँ की P-8I जो है एयरक्राफ्ट दूसरा वेरिएंट है। एंड मैक्सिमम स्पीड इज़ 907 किलोमीटर पर आवर। ऑपरेटिंग रेंज है 1200 नॉटिकल माइल्स। ये डिटेक्ट कर लेता है थ्रेट्स एंड न्यूट्रलाइज कर लेता है उनको जब रिक्वायरमेंट होती है, बिफोर दे कैन हिट द इंडियन शोर ऑल्सो। एंड पहली बार 2009 में P-8 एयरक्राफ्ट जो है इंटरनेशनली इंडिया ने बाय किया था। एंड 2009 की अगर बात करते हैं तो 8 P-8I जो एयरक्राफ्ट थे इंडिया ने परचेज किए थे। एंड 2016 में और 4 P-8I जो है इंडिया ने बाय किए। 2021 में 6 और खरीदने की बात की जा रही है। एंड दे विल बी इंस्टॉल्ड इन encrypted communication system since India has now signed the COMCASA which is communications capability and security agreement with US। तो जो अब P-8Is आएंगे वो बेटर होंगे, उनमें encrypted communication systems भी इंस्टॉल्ड होंगे। Now let's move to the next news which was regarding योर एनीमिया एंड मेटर्नल हेल्थ। सो एक स्टडी आया है जिसमें ये कहा गया है कि एनीमिया जो है प्रेग्नेंट वुमेन में विद लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से जो बिलोंग करती हैं उसका लिंक ज़्यादा है विद पोस्टमार्टम हेमरेज एंड रिस्क ऑफ डेथ, और जो है वो बढ़ जाता है। सो एनीमिया कैसे रिलेटेड है वो बात करेंगे, और इंडिया से कैसे रिलेवेंट है, क्योंकि इंडिया में एक ग्रुप है जो फीमेल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और इंडिया के ऑलरेडी स्कीम्स भी हैं एनीमिया को कर्ब करने के लिए। और अगर मैटरनल हेल्थ के साथ इसका रिलेशन है तो कैसे दो ऑलरेडी विमेन एंड गर्ल चाइल्ड जो है हमारे एनीमिया से इम्पैक्टेड है, जो मैटरनल सेक्शन है वो भी इम्पैक्ट अगर तो बर्डन बढ़ता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि पहले प्रेगनेंसी एंड एनीमिया में क्या लिंक है। उससे पहले समझते हैं एनीमिया बेसिकली होता क्या है। Anemia is a condition in which the number of red blood cells or their oxygen carrying capacity is insufficient। एनीमिया को खून की कमी भी कहा जाता है। एंड इट इज़ टू जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये यूज़ कहाँ होती है, साइकोलॉजिकली नीडेड होती है, विच इज़ वेरिंग ऑन डिपेंडिंग ऑन द एज, सेक्स, ऑल्टीट्यूड, स्मोकिंग स्टेटस एंड प्रेगनेंसी स्टेटस। और मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है एनीमिया का वो होता है आयरन डेफिशिएंसी। देर आर सर्टन अदर रीजन्स ऑल्सो, जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन A डेफिशिएंसी, लेकिन मेन रीज़न अगर हम बात करें तो इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी होता है। वीकनेस, फिटीग, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ये ऐसे जो सिम्टम्स हैं वो देखने मिलते हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल सेक्शन इंडिया की बात करें तो वो है प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019 एंड 20 में हुआ था, इंडियन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर ओवरवेलमिंगली एनेमिक हैं। सो देर इज़ अ नीड, इंडिया एनीमिया को एड्रेस करने की नीड इज़ देर। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज द स्टडी। So anemia has a very strong link with postpartum hemorrhage, that means excessive vaginal bleeding after the delivery जो होती है, जिसकी वजह से डेथ्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उससे एसोसिएशन है। एज पर द स्टडी जो हुई थी उस ट्रायल्स के बेसिस पे ये कहा गया है कि अगर एनीमिक आप होते हो तो पोस्टमार्टम हेमरेज का जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो स्टडी कंडक्ट की गई थी उसमें जो पेशेंट्स थे वो पाकिस्तान, नाइजीरिया, तंजानिया, जाम्बिया के जो विमेन थी उनके ऊपर ये जो स्टडी है वो की गई थी। एंड दिस कंट्रीज वो चूजन वाई बिकॉज हाई प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया है यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड यही जो रिलेशन है प्रेगनेंसी एंड एनीमिया को ऑब्जर्व करना था। Now the relationship between anemia and postmortem hemorrhage was investigated in this study, and this was found कि जो low and the middle income countries की women है they are more prone to anemia, and then pregnancy में उन्हें anemia के जो impacts हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। and it was believed that अगर hemoglobin values जो है वो lower होती हैं then they have a direct relationship with blood volume loss and clinical postmortem hemorrhage। that means it was found कि अगर decreasing maternal hemoglobin है, that is hemoglobin concentration declining है maternal हीमोग्लोबिन की जब बात करते हैं तो रिस्क जो है पोस्टपार्टम हेमरेज का वो इंक्रीज हो जाता है मोनोटोनिकली। अब ये पोस्टपार्टम हेमरेज होता क्या है, एज आई टोल्ड यू, it is a life threatening complication that can occur after the childbirth, and excessive bleeding from the birth canal, uterus or other parts of the reproductive system within first 24 hours after the delivery. Okay, that is why we are saying it is associated with maternal health.
नाउ लेट्स मूव फर्दर। एनीमिया जो है वो उससे बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जिन वुमेन को अनीमिया होता है दे कैन नॉट टॉलरेट द सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लीडिंग एज कम्पेयर टू हेल्दी वुमेन। व्हेन वी टॉक अबाउट द वुमेन हु आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम आफ्टर द डिलीवरी, उनमें जो क्षमता है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल वुमेन या हेल्दी वुमेन से कम होती है। सो उसकी वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा होने की वजह से उनके डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। So the risk of clinical postpartum hemorrhage was 6.2% in women with moderate anemia। जिनको moderate anemia होता है उनको postpartum hemorrhage होने के 6.2% चांसेस हैं, जब higher anemia होता है तो 11.2% चांसेस हो जाते हैं। Now when we talk about government of India, how the government of India is planning to eradicate, there are few programs like Anemia Mukt Bharat is there, weekly iron and folic acid supplementation प्रोग्राम इज़ देयर, देन ब्लड बैंक्स होने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ब्लड स्टोरेज अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सब डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटीज़ में। देन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में भी एनीमिया को एड्रेस किया गया है। सो दीज आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एसोसिएटेड विद इंडिया। नाउ वन ऑफ द अनदर डिजीज़ विच वर इन न्यूज़पेपर वाज लेप्टोस्पायरोसिस। जो ये डिज़ीज़ है ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन हो गया है आज की डेट में वर्ल्ड में, क्योंकि एक फेटल जोनोटिक बैक्टीरियल डिजीज़ है ये, एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट जब हैवी रेन्स या फ्लडिंग सिचुएशंस होते हैं तब ये ज़्यादा आउटब्रेक इसका ऑब्जर्व किया गया है। एंड इट इज़ प्रेविलेंट इन वार्म ह्यूमिड कंट्रीज़ विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ओनली रूरल एरियाज, अर्बन एंड रूरल एरियाज दोनों में ऑब्जर्व किया जाता है। ऑल्सो 1.03 मिलियन पीपल आर एवरी ईयर अफेक्टेड बाय दिस डिजीज एंड अराउंड 60,000 डेथ्स जो हैं ऑब्जर्व की गई हैं विच आर एसोसिएटेड विद दिस डिजीज ओनली। Now when we talk about the burden of leptospirosis, it is expected to increase in the future, क्योंकि अर्बन पुअर पॉपुलेशन जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं वो इंक्रीज़ हो रही है। सैनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना ज़्यादा इम्प्रूव्ड नहीं है। विद द क्लाइमेट रेन एंड फ्लडिंग हैज़ राइज्ड। रेनिंग बहुत सारे जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पहले कम बारिश होती थी अब वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, तो वार्म ह्यूमिड कंडीशंस जो है वो डेवलप हो रहे हैं, फ्लडिंग सिचुएशंस बढ़ रहे हैं। सो उस वजह से इस डिजीज़ का जो बर्डन है वो बढ़ेगा, एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में और ज़्यादा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली इंडिया, कन्नड़ा में इसको इली ज्वरा बोलते हैं और एलिपानी बोलते हैं मलयालम में, दोनों का मतलब होता है रैट फीवर। सो इंडिया में कॉमनली इस डिजीज़ को रैट फीवर बोला जाता है, एंड इसी नाम से एसोसिएटेड एक मिसबिलीफ है कि अगर रैट फीवर नाम है तो रैट्स की वजह से होता है। इट इज़ सोलली बिलीव कि सोल कॉज रैट्स ही होते हैं इसका, विच इज़ नॉट ट्रू ऑल्सो। एंड जो इसके होस्ट होते हैं बेसिकली उसमें पिग भी आते हैं, कैटल भी होते हैं, वाटर बफेलोज, गोट्स, डॉग्स, हॉर्सेज एंड शीप्स, ऑल आर एसोसिएटेड और कैन बी द होस्ट ऑफ दिस डिजीज़। दिस इज रैट डिजीज़ या रैट फीवर जो है बोला जाता है। इंडिया में हज़ारों लोग जो हैं हर साल इस डिज़ीज़ से अफेक्ट होते हैं और ग्लोबली ये नंबर बढ़ रहा है। रीजनल लेवल्स पे इंडिया में भी ये नंबर बढ़ रहा है। कुछ कारण ऐसे हैं कि जैसे कुछ तो जगहों पे फैसिलिटी ही नहीं है कि डिज़ीज़ को डायग्नोस कैसे किया जाएगा। कुछ जगह पे नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, रैट फीवर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उन स्टेट्स का जो डायग्नोसिस प्रोसेस है वो बेटर है, तो नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो ज़्यादा दिखते हैं। सो बोथ द सिचुएशंस आर देयर इन इंडिया कि कुछ जगह पे केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और कॉमनली अगर हम बात करते हैं साउथ में जो है बहुत ज़्यादा केसेस देखने मिलते हैं, क्योंकि साउथ में जो हम ये बोल सकते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है या डिजीज़ डिटेक्शन जो है वो बेटर होने की वजह से केसेस ज़्यादा जो हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि लेप्टोस्पायरोसिस के कॉजेज़ क्या होते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसे लेप्टोस्पायरा इंट्रोगन्स बोलते हैं या लेप्टोस्पायरा बोलते हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, यू शुड रिमेंबर दैट। अब अगर किसी को ये डिजीज़ होता है तो क्या सिम्पटम्स होते हैं। जब हम बात करते हैं माइल्ड केसेस की तो आपको फीवर, चिल्स, हेडेक हो सकता है या कोई सिम्पटम नहीं भी दिख सकते हैं। हैवी या सिवियर केसेस की अगर बात करते हैं तो डिसफंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स के हो सकता है। लिवर, किडनी, लंग्स एंड ब्रेन का जो ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता है। ओके, ये बात करिए हमने ह्यूमंस में क्या सिम्पटम्स होते हैं। एनिमल्स में भी ये डिजीज़ होता है, कैटल में, पिग में दिस कैन बी कॉज रिप्रोडक्टिव फेलियर हो सकता है, स्टिल बर्थ्स हो सकते हैं, वीक काव्स और पिगलेट्स हो सकते हैं। डॉग्स में अगर देखा जाए तो फीवर, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, डायरिया, रीनल फेलियर, इवन डेथ ऑब्जर्व की जाती है। सो यू कैन सी
क्योंकि जूनोटिक डिजीज़ है तो एनिमल्स में सिम्टम्स अलग हैं, ह्यूमंस में सिम्टम अलग है, और ये कॉन्टेजियस डिजीज़ है एनिमल्स में और ओकेजनली ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है इन सर्टेन एनवायरनमेंट कंडीशंस। और जो कैरियर है डिजीज़ के दे कैन बी ईदर वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स, जिसमें आपके रोडेंट्स, कैटल, पिग्स एंड डॉग्स इंक्लूडेड होते हैं। जो साइकिल ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन है वो बिगिन करता है विद शेडिंग ऑफ लेप्टोस्पायरा, जो कि इन्फेक्टेड एनिमल्स के यूरिन में यूजुअली पाया जाता है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन्फेक्टेड एनिमल्स कैन कंटिन्यू टू एक्सक्रीट द बैक्टीरिया इनटू देयर सराउंडिंग्स फॉर फ्यू मंथ्स। सो जो रिस्क है बहुत लंबे समय तक हो सकता है, जिसकी वजह से ये डिजीज फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब किन लोगों को रिस्क है, कौन लोग हैं जो इम्पैक्ट हो सकते हैं, जिन लोगों को ये डिजीज़ हो सकता है। सो जैसे कि हमने बात करी कि फ्लडिंग है या हैवी रेन है, उस वजह से ये जो डिजीज़ है वो ज़्यादा फैलता है। तो इसका मतलब आपको उन चीज़ों के कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है, या यूरिन जो है इन्फेक्टेड एनिमल्स है उससे फैलता है, तो आपको उसके कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी है। सो जो भी लोग जैसे काम करते हैं थ्रू जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके यूरिन से कांटेक्ट हो सकता है, जैसे कि इट कैन बी इन द सॉइल, इट कैन बी इन द वाटर जिसमें लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया हो। अगर आपका ऐसा वाटर या सॉइल से कांटेक्ट है तो आप हो सकता है। कोई भी पर्सन विच इज़ likely to contract leptospirosis if they have cuts or abrasions on the skin, that means अगर एक्सपोजर है स्किन पे तो आपको ये डिजीज होता है। एंड जो लोग एग्रीकल्चरल सेटिंग्स में काम करते हैं, फील्ड्स में काम करते हैं, जहाँ एनिमल्स इन्वॉल्व हैं या सैनिटरी सर्विसेज अच्छी नहीं है, कंटामिनेटेड वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहाँ चांसेस इस डिजीज़ के स्प्रेड होने के बढ़ जाते हैं। ऑल्सो हम बात करें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की, जहाँ पे कंटामिनेटेड लेक या रिवर का वाटर है, वहाँ भी इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस। सो ये सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप कंटामिनेटेड वाटर, यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल के कॉन्टैक्ट में हैं, या फिर जो कंडीशंस हैं, जो वाटर जिसमें आप काम कर रहे हैं या एग्रीकल्चरल फील्ड्स में आप काम कर रहे हैं, या यू आर इन्वॉल्व इन अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी विच इज़ एसोसिएटेड विद कंटामिनेटेड लेक, रिवर वाटर, देन this disease can be spread easily. Okay, so now how can we prevent the disease from spreading? एक तो वन हेल्थ जो अप्रोच है हमें वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अवेयरनेस जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, जो एनिमल इंटरेक्शन है उसे और ज़्यादा सेफ करना पड़ेगा। एंड जो वर्कर्स हैं फ्लडेड फील्ड्स में काम करते हैं उनके लिए तो अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंटामिनेटेड वाटर में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, बूट्स पहनने हैं, नहीं, वो चीज़ों की अवेयरनेस जो है लोगों में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें और बेसिकली क्योंकि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, तो एनिमल्स को कैसे इन्फेक्शन से हम बचाएंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट ये अल्टीमेटली ह्यूमंस में ट्रांसफ़र नहीं हो। जो फार्मर्स हैं उनके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी कैटल है या एनिमल है जिसको फार्मर से एसोसिएटेड है, क्योंकि एक जो इम्प्लीकेशन है रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाता है, सो फार्मर के लॉसेस बहुत ज़्यादा है। तो फार्मर को ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि उनके एनिमल्स को वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इस डिजीज़ से। सो एनिमल कीपिंग कंडीशंस जो हैं वो बेटर करनी पड़ेगी, सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स जो है फुलफ़िल होने चाहिए, एनिमल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। सो दीज आर द फ्यू मेजर्स विच गवर्नमेंट शुड टेक टू अवॉइड द रिस्क ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस इन एनिमल्स एज वेल एज इन ह्यूमंस, क्योंकि दोनों के ही इम्प्लीकेशंस हैं। सो दिस वॉज टुडेज़ वीकली अपडेट वीडियो, जिसमें हमने सारी मेजर न्यूज़ जो हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से डिस्कस की हैं। सो आई होप इस वीक का न्यूज़पेपर्स जितने भी थे, जितनी भी न्यूज़ प्रीलिम्स के लिए एसोसिएटेड है वो हमने कवर कर ली हैं बहुत अच्छे से, और आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।